सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। सिंगल एंट्री में आज लेक्चर नंबर 5 में एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन आगे देखे, बराबर। आपने उसकी जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स जो है वो कवर किए होंगे, बराबर है। चलिए, इसी आशा रखते हुए हम आगे के एक लेक्चर को यानी कि क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बराबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। पहले हम पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मिस्टर गोविंद भाई मेंटेन्स अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री के हिसाब से वो मेंटेन करते हैं, और हमें प्रोवाइड की गई है अकाउंट डिटेल यहाँ पे, जिसकी डेट है 31 दिसंबर 2017, और आपको एनुअल रिकॉर्ड अकाउंट्स तैयार करने हैं। तो देखो, यहाँ पे अप्रैल टू मार्च ही हो, सब जगह पे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जनवरी टू दिसंबर भी कोई एनुअल अकाउंट्स अपना तैयार कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल्स रिगार्डिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट जनवरी यानी कि ओपनिंग बैलेंस है, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। उसमें देखो कई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिए, तो वो हमें फाइंड करने हैं, बराबर। यहाँ पे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है फर्नीचर मशीनरी वगैरह में। समरी ऑफ कैश बुक यानी कि कैश ट्रांजेक्शन सब कुछ दिए हुए हैं, बराबर। और फिर अदर ट्रांजेक्शन यानी कि कैश के अलावा भी कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो भी यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑन सेल। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट यहाँ पे दिया है, एक नई इंफॉर्मेशन है। क्यों दिया है वो हमें क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। प्रोवाइड बेड डेप रिजर्व एंड कैलकुलेट 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर। मशीनरी पे 10% है, और फर्नीचर पे 5%। वो डेप्रिसिएशन भी हमें दिया है। चलिए, डिटेल्स हम देखते जाएंगे जब ज़रूरत पड़ती है। पहले हमारा स्टेप क्या है कि हम लेजर बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंट कौन कौन से यहाँ पे आएंगे? रिसीवेबल है, पेएबल है, क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, कैश, बराबर। सब कुछ यहाँ पे दिया है। अब कुछ डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं, बराबर। तो नॉर्मल सी डिटेल है, बट थोड़ी बहुत यहाँ पे डिटेल्स अलग भी है। कुछ यहाँ पे मशीनरी का सेल्स भी दिया है, कुछ यहाँ पे डेटर्स के पास से पैसा मिला उसमें से कुछ आगे के अमाउंट भी, ऐसा कुछ भी डिटेल दिया है। चलिए, सबसे पहले हम लेजर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 एंट्री करते जाएंगे। तो पहला हम बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। देन नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और डेटर्स अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। तो फिर आएगा कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे कैश और बैंक साथ में दिए है, तो हम साथ में ही लिखेंगे उसको। फिर फाइनल अकाउंट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट 31, गलत लिख दिया डेट यहाँ पे, 31 दिसंबर 7। 1 मिनट में करेक्शन कर लेता हूँ, सब में गलत होगा। 31 दिसंबर 17 दिया है।
चलिए एक ही में गलत था। ओके, हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद लास्ट में बनेगी हमारी बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 17। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस सब लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, और उसकी दूसरी एंट्री भी, दूसरी इफेक्ट भी हम कर लेंगे, यानी कि बी आर अकाउंट। अब बी आर में ओपनिंग डाल देंगे, बराबर। वन बाय वन यहाँ पे मैं करता जा रहा हूँ। उसके बाद बिल्स पेएबल 90,000 है, तो बिल्स पेएबल में 90,000 ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। देन स्टॉक 2,10,000 है, तो स्टॉक आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक वहाँ पे लिख लेंगे। स्टॉक, देन देखो स्टॉक के बाद एक क्रेडिटर कैश डेटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स कैश, क्रेडिटर्स का अकाउंट में जाएंगे क्रेडिटर्स, और कैश अकाउंट में कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिख लेंगे। ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कुछ भी लिख सकते हैं आप। डेटर्स फर्नीचर एंड मशीनरी, बराबर है। चलिए तो एक जाएगा डेटर्स के अकाउंट में, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, और हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में डेटर्स 1,50,000, फिर फर्नीचर एंड फिर मशीनरी। ये फर्नीचर और मशीनरी का भी जो है वो वैल्यू हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो भी चेंजेस होगा उसके एडजस्टमेंट हम यहाँ पे करेंगे। फर्नीचर है 60,000 और मशीनरी है 3,60,000। अभी मैंने जो यहाँ पे एंट्री की है वो इस दोनों एंट्री की है, बराबर, वो ध्यान में रखेंगे हम। बाकी की एंट्री जो है वो क्लोजिंग बैलेंस हम डालेंगे तब आएगी एंट्री। मैंने देखो ओपनिंग बैलेंस लिख लिया यहाँ पे, फिर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 दिया है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल। वो क्लोजिंग बैलेंस पे मैं लिख लेता हूँ पहले। बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है 126, और बिल्स पेएबल का जो भी है वो हम लिख लेंगे क्लोजिंग बैलेंस उसका 1,08,000, बराबर। और इसी दोनों की एंट्री भी क्लोजिंग बैलेंस में भी हो जाएगी, जो आ गई थी हमने यहाँ जब भी देखा तब 1,08,000 बिल्स पेएबल और 1,26,000। अब दिया है मुझे डेटर्स और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पे दिया है 321 और 339। तो ऑलरेडी वो मैंने बैलेंस शीट में तो यहाँ पे लिख लिया है, देखो 321 क्रेडिटर्स और 339 ये अंदर लिखा है, क्योंकि इसमें मुझे एडजस्टमेंट भी दिए है। ठीक है, तो इस दोनों के अकाउंट के भी अंदर हम क्लोजिंग बैलेंस भी उसका लिख लेते हैं। डेटर्स का अकाउंट जो है वो क्लोजिंग बैलेंस इतना आ जाएगा, और क्रेडिटर्स का जो है वो इतना आ जाएगा 321। तो आपने देखा हमने पहले क्या किया, जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए थे उसकी दोनों सबकी डबल एंट्री कर दी, दोनों की जहाँ पे एंट्री आती है वो कर दी। जहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क है वो हमें फाइंड करना है, वो हमें ट्रांजेक्शन जो दिए उस हिसाब से मिलेंगे, उस हिसाब से हम फाइंड करेंगे और लिखते जाएंगे। चलिए अब ट्रांजेक्शन थ्रू देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन था रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का पैसा मिला। पहली एंट्री में यहाँ पे करूंगा कैश में, बिल्स रिसीवेबल का पैसा मिला 30,000, ठीक है। और इसकी दूसरी एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल के अंदर क्रेडिट, 30,000।
चलिए नेक्स्ट जो एंट्री थी वो है कैश सेल्स और रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। चलो कैश सेल्स और रिसीव फ्रॉम डेटर मतलब दोनों ही रिसिप्ट है, तो कैश अकाउंट में होगा दोनों ही डेबिट। कैश सेल्स 330 और डेटर्स के पास से जो मिला है वो 2 ले, बराबर। अब इस दोनों की हम एंट्री कर लेते हैं। पहले जो कैश सेल था वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेते हैं सेल्स, और उसमें कैश सेल आएगा 330, और उसके बाद डेटर्स, तो डेटर्स का जो पैसा मिला वो डेटर्स के अंदर आएगा क्रेडिट साइड बाई कैश अकाउंट 2 लेख। ओके, नेक्स्ट था यहाँ तक हमने कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी आ गया। अब देखो यहाँ पे डेटर्स के पास से जो पैसा मिला वो 2,40,000 था, और इसमें ये बताया गया था कि 40,000 जो है वो रिकवर्ड फ्रॉम बेड डेप्स, यानी कि ये बेड डेप्स रिकवर है। तो डेटर्स का तो इसमें 2 लाख ही है, 40,000 जो है वो बेड डेप्स रिकवर्ड का है, तो इसकी एंट्री हम कैश अकाउंट में तो 2,40,000 से ही करेंगे, बराबर। बट डेटर्स में लिखेंगे 2 लाख और बेड डेप्स रिकवरी में लिखेंगे 40,000, ताकि डेटर्स की जब हम क्रॉस एंट्री करें तब वहाँ पे 2 लाख ही आए, देखो यहाँ पे, और बेड डेप्स रिकवरी जो है वो हमारी इनकम है, तो वो आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट से। ठीक है, बाय बेड डेप्स रिकवरी 40,000। तो ये एक नया ट्रांजेक्शन था, अभी तक के क्वेश्चन में हमने नहीं देखा था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आया अभी, रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ मशीनरी। मशीनरी का सेल्स किया, उस पर हमें 24,000 मिले, तो केस में तो हम 24,000 की एंट्री पहले कर लेते हैं। चलिए, सेल्स ऑफ मशीनरी 24,000, पर इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? तो दूसरी एंट्री वहाँ पे होगी जहाँ पे मशीनरी जो सेल्स की है, तो मशीनरी में से माइनस होगा। बट मशीनरी कितने की थी और कितने में सेल की और उसका डेप्रिसिएशन क्या, वो सब देखना पड़ेगा। तो देखो मशीनरी जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें दी है कि 3617 को उसकी वैल्यू जो थी बुक वैल्यू वो थी 30,000, और उसमें हमने 24,000 में सेल किया है, यानी कि 36 को हमने सेल किया है, बराबर। तो चलिए उसकी कैलकुलेशन पहले करते हैं, फिर उसकी दूसरी इफेक्ट करते हैं। तो मशीनरी जब सेल की तो उसकी वैल्यू थी 30,000, बराबर। अब उसका केस पार्ट हमें कितना मिला? 24,000। अब उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो मशीनरी पे 15% सॉरी 10% डेप्रिसिएशन था, और ये जो है वो हमने सेल किया है 13 जून को, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,500। तो अब 13,000 में से 30,000 में से ये दोनों में माइनस कर लेंगे, तो क्या मिलेगा? 4,500 लॉस मिलेगा। क्यों? बुक वैल्यू थी 30,000, अब देखो बुक वैल्यू थी 30,000, उसमें से 1,500 मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 28,500। ये इसकी हो गई बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, बट वो सेल हुई है 24,000 में, यानी कि सेल्स वैल्यू कम है, तो जो 4,500 का जो डिफरेंस आया वो क्या हो जाएगा? लॉस। अब ये डेप्रिसिएशन जो है वो पी एंड एल में जाएगा, ये भी पी एंड एल में जाएगा, और ये जाएगा कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में हमने इसकी एंट्री कर दी, और पूरा 30,000 जो है वो एसेट्स में से माइनस होगा। कैसे? चलो ये 24,000 की एक एंट्री यहाँ पे हमने कर ली, बराबर। अब बाकी की जो एंट्री है वो कैसे करते देखते हैं। चलिए पहले जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जहाँ पे हमने मशीनरी लिखी थी वहाँ पे सेल्स करके लिख लेते हैं 30,000। तो मशीनरी अभी हो गई 3,30,000। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। जो मशीनरी हमने सेल की थी उसका डेप्रिसिएशन था 1,500, और उसका लॉस वो भी डेबिट साइड ही लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,500। वहाँ से मैंने बुक वैल्यू माइनस ही की वहाँ पे बैलेंस शीट में, और बाकी की दो एंट्री जो है वो यहाँ पे दी। यानी देखो कैश में कितना क्रेडिट हुआ, सॉरी कैश में डेबिट कितना हुआ? 24,000। पीएल में डेबिट कितना हुआ? 6,000।
30,000 हो गया, और ये 30,000 क्रेडिट कहाँ पे हुआ, एसेट में, तो हो गया डेबिट और क्रेडिट सही। तो इस तरीके से ये एंट्री होगी जब मशीनरी कोई सेल की होगी और प्रॉफिट और लॉस और डेप्रिसिएशन आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी तब। ठीक है, तो इसका पूरा एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे कर लिया। फिर केस परचेस और रेंट पेड और सैलरी पेड और पेड टू क्रेडिटर्स, ये चारों एंट्री जो है वो हम कर लेते हैं पहले। वो कैश पेमेंट ही है, तो कैश पेमेंट यानी कि क्रेडिट साइड होगी सारी एंट्री चारों चार। कैश परचेस 90,000, रेंट पे किया 30,000, सैलरी पे की 54,000, क्रेडिटर्स को पे किया 2,10,000। अब देखो कैश परचेस ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरी एंट्री जाएगी उसकी ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेस है तो बराबर। परचेस के अंदर कैश 90,000। दूसरा था रेंट पे किया, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सैलरी पे की, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो एक्सपेंस है। रेंट पे किया 30,000, तो सैलरी पे की 54,000। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉइंग्स था उसमें कैश ड्रॉइंग है 60,000। चलो पहले उसकी एंट्री कर लेते हैं। कैश ड्रॉइंग यानी कि कैश में आएगा क्रेडिट साइड, पेमेंट हुआ है, ड्रॉइंग 60,000। ड्रॉइंग जो है वो कैपिटल में से माइनस होता है बैलेंस शीट में, ड्रॉइंग जो है वो कैपिटल में से माइनस होता है। अब ये लोन का भी ट्रांजेक्शन था एक और, यहाँ पे ड्राइंग में से वो सॉरी कैपिटल में से माइनस होगा। चलिए ट्रांजेक्शन आ जाते हैं, पहले उसको आने दो। आ गया ड्राइंग 60,000। ठीक है, कैपिटल में से माइनस होगा, बाकी के जो ट्रांजेक्शन आए वो हम देखते हैं जब एंट्री आएगी तब। इसके बाद लोन 10% की लोन दी है मिसेस गोविंद भाई को 1 लाख, तो ये भी कैश पेमेंट हुआ है, तो कैश के अंदर आएगा क्रेडिट साइड। और लोन दी है हमने, तो ये हो गई लोन रिसीवेबल, तो ये आएगी करंट एसेट, यानी कि ये हमारा आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। लोन पेड टू मिस्टर मिसिस गोविंद भाई, मिसिस गोविंद भाई को लोन दिया है उन्होंने। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था परचेस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेस किया है, वो ट्रांजेक्शन था, वो केस के अंदर हमने एंट्री कर ली। और मिस एक्सपेंस और बिल्स पेएबल पेड, चलो ये सारे ट्रांजेक्शन पहले हम केस में लिख लेते, बाकी फिर उसकी दूसरी एंट्री करते हैं। तो फर्नीचर आ गया यहाँ पे, जो आएगा बैलेंस शीट में। फिर मिस एक्सपेंस ये आएगा P&L में, और बिल्स पेएबल को जो पेमेंट किया है वो बिल्स पेएबल में जाएगा। ठीक है, चलिए पहले फर्नीचर का लिख लेते हैं। फर्नीचर यहाँ पे जितना भी था उसमें प्लस हो गया, परचेस 30,000 यानी कि 90,000 हो गया। चलो उसके बाद क्या था, बिल्स पेएबल को जो पेमेंट किया वो, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया वो भी आ गया, और बिल्स पेएबल को पेमेंट जो किया वो 15,000। अब जो एक्सपेंस था वो P&L में जाएगा, मिस एक्सपेंस 1800। चलो तो कैश ट्रांजेक्शन सब हमने लिख लिए, जो भी इनकम और पेमेंट दिए थे वो। अब अदर ट्रांजेक्शन जो है वो, यानी कि डिस्काउंट पेड, तो डिस्काउंट पेड और डिस्काउंट रिसीट को ध्यान रखना है। डिस्काउंट पेड हम किससे करते हैं, डेटर्स को, और डिस्काउंट रिसीट किससे मिलता है, क्रेडिटर्स को। तो डिस्काउंट पेड ये हमारा खर्चा है, तो P&L में होगा डेबिट। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, डिस्काउंट पेड जो है वो P&L में होता है डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो P&L में होता है क्रेडिट। बराबर, डिस्काउंट भी दिए यहाँ पे, अमाउंट ही नहीं है, कितनी थी अमाउंट, हम लिख लेते हैं अमाउंट। डिस्काउंट पेड की अमाउंट थी 9,000। ओके 9,000, ये 9,000 है फ्रेंड्स। चलो इस दोनों की एंट्री करते हैं। डिस्काउंट पेड यानी डेटर्स, डेटर्स के अंदर हम एंट्री करेंगे उसका क्रेडिट साइड, डिस्काउंट 9,000, और डिस्काउंट रिसीव्ड था वो क्रेडिटर्स में आएगा डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड ऐसा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं।
डिस्काउंट हो गया बेड डेप्स। बेड डेप्स जो है वो आएगी डेटर्स में, क्रेडिट साइड, और डेटर्स में क्रेडिट साइड आएगी, और जो हमारा पे एंड एल अकाउंट है वहाँ पे हो जाएगी डेबिट, 36,000 जो ट्रायल बैलेंस की थी वो। ठीक है, अब एडजस्टमेंट डे उसको आगे देखते हैं। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड जब होती है तो एंट्री क्या होती है फ्रेंड्स? जब बिल रिसीवेबल एंडोस्ड होती है, सॉरी बिल रिसीवेबल रिसीव्ड होती है तो एंट्री होती है BR2 डेटर्स, और जब डिसऑनर्ड होती है तो उसके रिवर्स एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू BR। तो ये जो है वो डेटर्स अकाउंट डेबिट, यानी कि डेटर्स में होगा डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल में होगा क्रेडिट। देखो यहाँ पे डेबिट हो गया और यहाँ पे हो गया क्रेडिट। 24,000 की जो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुई है। बिल्स पेबल 12,000 और परचेस रिटर्न, बिल्स पेबल 12,000 और बिल्स पेबल में यहाँ पे क्रेडिटर्स 12,000। ये बिल पेबल हमने एक्सेप्ट किया है, उसकी एंट्री है, बराबर। तो इंटरनल ट्रांजेक्शन ही है बिल्स पेबल का, तो दोनों एंट्री यहाँ पे इफेक्ट हो गई। अब क्या था दूसरा? परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। चलिए परचेस रिटर्न की एंट्री पहले डेटर्स क्रेडिटर्स में कर लेते हैं, परचेस रिटर्न, और परचेस में से माइनस कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में से, परचेस में से माइनस हो जाएगा ये रिटर्न। क्रेडिट परचेस कितना है वो हमें जब अकाउंट क्लोज करेंगे तब मिलेंगे। सेल्स रिटर्न जो था उसकी एंट्री डेटर्स में हो गई और ये अदर माइनस हो गया, 30,000 सेल्स रिटर्न था। ठीक है, चलिए और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एंडोस्ड टू क्रेडिटर्स 10,000। चलो पहले ये देखते हैं, उसके बाद डिसऑनर्ड वाला 10,000 हमने एंडोस्ट किया। जब एंडोस्ट करते हैं तो क्या एंट्री होती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यानी क्रेडिटर्स के अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000, और बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000। ठीक है, ये सारी एंट्रीज जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थे उसमें मैंने समझाई थी और करवाई भी है, और इसमें भी मैं आपको एंट्री के साथ समझा रहा हूँ कि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। जनरल एंट्री आपको पता होगी तो आप इफेक्ट आराम से कर सकोगे। अब आउट ऑफ दिस 5,000 डिसऑनर्ड, जब बिल एंडोस्ड किया और फिर डिसऑनर्ड हुआ तो सिंपल एंट्री क्या करनी है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट, यानी कि डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000, और क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड उसकी इफेक्ट करेंगे डेटर्स अकाउंट 5,000। ठीक है, चलिए इसकी जर्नल एंट्री के साथ मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। देखो जब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो तो एंट्री होती है BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यानी कि डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे हम BR, और BR में डेबिट साइड लिखेंगे डेटर्स। ठीक है, और जब वो डिसऑनर्ड होती है, यही एंट्री जब वो डिसऑनर्ड होती है, जब ये जो है ना वो रिसीव्ड हुई तब की एंट्री है। अब जब ये डिसऑनर्ड होती है तो उसकी रिवर्स एंट्री करनी है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स पेएबल जब एक्सेप्ट होती है तो उसकी एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है बिल्स पेएबल, और बिल्स पेएबल में क्रेडिट साइड लिखना है क्रेडिटर्स अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल एंडोस्ट टू क्रेडिटर्स, जब हम एंडोस्ट करते हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट टू BR, मतलब जब हम क्रेडिटर्स को डेबिट करते हैं और BR को क्रेडिट करते हैं जब एंडोस करते हैं, बराबर। और जब एंडोस वाली जब डिसऑनर्ड होती है तब हम करते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। इसमें कहीं भी बिल्स पेएबल या बिल्स रिसीवेबल नहीं आती है, ये ध्यान रखना है। तो ये तीनों एंट्री जो है ना वो इस एक ही क्वेश्चन में सारी एंट्री आ गई, बराबर। तो ये एग्जाम्पल इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम,
अब सारे एडजस्टमेंट आ गए। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दिया है और मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। चलिए उसके पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं हम, उसके बाद एडजस्टमेंट जो भी है वो करते हैं। तो देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया 3750। कैसे? तो 60,000 पे पूरा 5% यानी कि 3,000, और इस पे 6 मंथ का, सॉरी 17 को लिया है इसमें हमने। तो जुलाई से लेके दिसंबर तक का जो भी आएगा वो 750 आएगा। जुलाई से लेके दिसंबर तक का यानी कितने मंथ हो गए? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 मंथ ही हुआ। तो 6 मंथ का मतलब 2.5% कर लो, या फिर पूरा गिन के उसको हाफ कर लो, बराबर। तो ये आ गया डेप्रिसिएशन, माइनस कर लिया। यहाँ पे मशीनरी सेल की थी वो हो गया। उसके बाद कितना बचा? 330। तो सीधा उसका डेप्रिसिएशन किया मैंने, 330 का 10%, 33,000। इसका ऑलरेडी हमने वहाँ पे एंट्री कर दी है। इसका ऑलरेडी डेप्रिसिएशन की एंट्री वहाँ पे हमने कर ली और यहाँ पे पूरा माइनस कर दिया है। तो फिर इसको अलग से डेप्रिसिएशन यहाँ पे मेंशन करना जरूरी नहीं है। 33,000 हो गया। अब ये दोनों डेप्रिसिएशन को हम लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन हो गया, उसके बाद एक एडजस्टमेंट था बेड डेप रिजर्व का। ओके, तो बेड डेप रिजर्व का कर लेते हैं। बेड डेप रिजर्व हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका जो फॉर्मेट था वो लिख लेते हैं। 36,000 ट्रायल बैलेंस का था, बेड डेप एडजस्टमेंट में नहीं है। BDR हमें एडजस्टमेंट में करनी है, वो आ गई 33,900 और 69,900 टोटल। अभी 33,900 कैसे आया? तो वो बैलेंस शीट में जाके देखते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस था 339, कोई बेड डेप्स नहीं है। तो ये 33,000 ने सीधा 10% आ गया। तो ये हो गया उसका 3,05,100 टोटल। ठीक है, कुछ इस तरीके से BDR मिली। तो BDR माइनस करके उसका फाइनल टोटल ये आ गया। नेक्स्ट, अब क्या एडजस्टमेंट बाकी रहा? अब खाली हमें दिया है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, वो क्यों दिया है? तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, सेल्स दिया है, परचेस दिया है, रिटर्न भी दिया है। बट यहाँ पे अभी क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल बाकी है, क्योंकि हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स के लेजर अभी तक क्लोज नहीं किए, बराबर। फिर यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है तो फिर हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा? या तो मुझे प्रॉफिट देना चाहिए या फिर क्लोजिंग स्टॉक देना चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दिया है, ताकि हम ये जो बाकी के अमाउंट है वो लिख के, ग्रॉस प्रॉफिट लिख के क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर सके, बराबर। क्योंकि पहले तो क्वेश्चन में वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक में क्वेश्चन मार्क दिया था, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे था नहीं, मतलब फाइंड करना है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे रेट दिया है। तो चलिए हम पहले अकाउंट क्लोज कर लेते हैं जितने भी थे वो, और फिर बाकी का हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के टाइम हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लोज करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, ताकि हमें कैपिटल मिल जाए, और कैपिटल मिल गई 6 लाख। जो हम लिख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, ओपनिंग कैपिटल हमारी थी 6 लाख। ठीक है, चलो अब डेटर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं। उसके पहले बिल्स रिसीवेबल क्लोज कर लेते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल जब हम क्लोज करेंगे तो डेटर्स का बिल्स यहाँ पे मिल जाएगा 190। ये साल भर में हमने बिल रिसीवेबल रिसीव्ड किए होंगे, और ये उसकी क्रॉस इफेक्ट यहाँ पे हो गई। अब क्लोज करेंगे डेटर्स का अकाउंट। डेटर्स का अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्रेडिट सेल्स 5,65,000, जो हम ट्रांसफ़र कर देंगे सीधा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ताकि हमें मिल जाए यहाँ पे सेल्स हमारा 8,65,000। ठीक इसी तरीके से हम क्लोज करेंगे बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स का अकाउंट। बिल्स पेएबल क्लोज करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिटर्स के बैलेंस मिल जाएगा 21,000, जो ट्रांसफ़र हो जाएगा क्रेडिटर्स के अकाउंट में। और फिर क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करके हमें मिलेगा क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस मिलेगा 4,10,000, जो हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में।
4,10,000। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो सेल्स था उसका 30%, अब यहाँ पे हमें दिया है क्वेश्चन में, देखिए 30% ऑन सेल, 30% ऑन सेल, तो सीधा सेल्स की वैल्यू पे 30% कर लेना है, तो हमें मिल जाएगा वहाँ पे वो ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट मिलते ही जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, तो हमें मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 89,500, जो हम लिख लेंगे हमारी बैलेंस शीट में, उसके दूसरे इफेक्ट दे देंगे स्टॉक 89,500। ठीक है, अब एक और था क्वेश्चन, पॉइंट हमारा बाकी रह गया इधर, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो यहाँ पे लोन जो दी थी हमें मिसिस गोविंद भाई को, यहाँ पे लोन का एक ट्रांजेक्शन था, लोन का एक ट्रांजेक्शन था 1 जुलाई का, सॉरी 1 अक्टूबर का, और वो 10% की लोन थी, तो उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट की हमें प्रोविजन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्रोल बेसिस पे हम इंटरेस्ट जो भी ले वो हम इनकम के हिसाब से दिखाएंगे। तो 3 महीने का इंटरेस्ट हो जाता है 2,500। अब इसकी एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, यानी कि इंटरेस्ट की इनकम है, तो इंटरेस्ट अकाउंट हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन 2,500, और फिर उसकी दूसरी एंट्री हो जाएगी हमारी करंट एसेट में, यानी कि बैलेंस शीट में एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, चलिए अब कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे भाई, अब हम क्लोज करेंगे कैश अकाउंट। 4 अकाउंट क्लोज हो चुके हैं हमारे। अब कैश अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा 47,000, जो कि हम ट्रांसफर कर लेंगे हमारी फाइनल बैलेंस शीट में 47,000 लिख लेंगे वहाँ पे। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी एंट्री भी आ चुकी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेंगे, और नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 84,350। देखो ग्रॉस प्रॉफिट जो था हमारा वो ट्रांसफ़र कर लिया हमने वहाँ पे 259,500, और फिर नेट प्रॉफिट मिल गया 84,350, और फिर ये हम बैलेंस शीट में अभी कैपिटल में ऐड कर लेंगे, और ड्राइंग माइनस करके कैपिटल मिल जाएगी मुझे 624,350, और टोटल आ जाएगा 10,53,350, 10,53,350। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और हमने देखा कि इसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, और खास करके बिल्स का जो टॉपिक था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। ठीक है, उसकी सारी मैंने जनरल एंट्री के साथ आपको समझाया है। आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप, सजेशन है मेरा कि आप इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये लेक्चर के अंदर भी वापस देखना है कि कभी कौन सा टॉपिक किस तरीके से हमने कवर किया है, मतलब कौन सी एंट्री कैसे करनी है। इसी टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स में आपको मिल जाएंगे, आप खुद से प्रैक्टिस करें, और अगर समझ में ना आए तो लेक्चर को दोबारा देखिए, और उस पर भी आपके अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, और व्हाट्सएप पे मुझे सीधा क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करिए और बहुत अच्छे से चैप्टर को तैयार करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड।